मेरी सगी बड़ी बहन ही मेरी जेठानी भी थी। उस दिन घर में मेरी जेठानी की बात सुन सासू जी चिंता में पड़ गई। जब वह बोली, सासू जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। यदि आपने अपने छोटे बेटे की शादी फिर से करी तो मेरी बहन की ज़िंदगी तो खराब हो जाएगी, साथ ही इस घर की इज्जत भी। मैंने जो उपाय बताया है यही सही है, बस आपके बड़े बेटे को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। यह वैसे भी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं इस समय अपना काम कर लूँगी। विनीता, तुम अपने पति को राज़ी करने की कोशिश करो। जब वह मान जाए तो तुम मायके चले जाना। मेरी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाना। इस बारे में अपने पति से बात करने की कोशिश करती, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती। भला कौन सी ऐसी पत्नी होती है जो अपने पति से किसी के साथ सोने को कहे। जब मैंने कुछ भी कहने की असमर्थता जताई तो मेरी बहन ने बात संभालते हुए मुझे जाने को कहा। बेमन से दीदी की दोनों बेटियों को अपने साथ मायके ले गई। घर में बस अब मेरे पति, सासू जी और दीदी ही रहते। सासू जी शिला पदार्थ डालकर देती, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल था। होगा क्यों नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन मेरी पति का बच्चा अपनी कोख से जन्म देने के लिए तैयार थी। ना मुझ में कमी और ना ही मेरे पति में कोई कमी थी। फिर भी हम भगवान की इच्छा मान समझौता करने को तैयार थे, पर सासू जी नहीं। वह तो मेरे पति की दूसरी शादी करने को आतुर थी, इसीलिए मेरी बहन अपना बलिदान करने को तैयार। अरे नहीं नहीं, यह माजरा कुछ अलग था। मुझे याद है वह दिन जब इन दो भाइयों की शादी का रिश्ता हम दोनों बहनों के लिए आया था। शादी भी हो गई, पर जब हमारी पहली रात थी तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे पीने के लिए कुछ कड़वा काढ़ा दिया। वह हर रात मुझे काढ़ा पीने को देती और सुबह कमरे से निकलते ही फिर देती थी। जब मैंने उससे पूछा कि यह सब क्यों देती हो तो वह बोली, मुझसे हमारी माँ ने ऐसा करने को कहा था, मैं खुद भी पीती हूँ। पर जब वह सुबह सुबह मेरे कमरे में आती तो बिना शर्ट के मेरे पति को देख मानो उसकी नज़रें वहाँ से ही नहीं हटती। उन्हें इस तरह से लगातार मेरे पति को एकटक देखना मुझे कुछ अजीब सा लगता। पर अब तो वह रोज़ सुबह सुबह मेरे लिए वही काढ़ा देने के बहाने कमरे में आ जाती। मैं भी भला उन्हें कैसे मना करती, लेकिन एक दिन अकेले में जब उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन हमें ये दोनों भाई देखने आए थे उस दिन बिना शर्ट के आते तो मैं तेरी देवरानी बन जाती। क्या गठीला बदन है इसका, तुम बुरा मत मानना। इसके इरादे भाप मैं भी उन्हें अपने कमरे से बाहर ही रहने के बहाने बनाती, किंतु जब मेरी बहन 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाती और वापस आने पर मेरे लिए एक स्पेशल चाय बनाती। मुझे कभी कभी पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती, इसीलिए मैं अपनी बड़ी बहन के पास दौड़ कर चली जाती। वह मुझे कहती कि शादी के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, मेरी तो होती रहती है, ये सामान्य बात है। उनकी बात पर विश्वास कर मैं कभी भी ना तो हॉस्पिटल जाती और ना ही इस बारे में किसी से को बताती। सगी बहन थी, कोई भी बहन अपनी किसी बहन को शक की नज़र से कैसे देख सकती थी। दीदी की साल भर में ही गोद भर गई। दीदी की इन 5 सालों में दूसरी बार भी गोद भर चुकी थी। शादी के बाद कौन सी ऐसी औरत है जो मातृत्व का सुख नहीं भोगना चाहती। मैं भी तो वही थी। जब दीदी ने अपनी कोख देने की बात कही तो दीदी का विचार मुझे एक तरह से सही भी लग रहा था। उन्हें एक महान महिला समझ रही थी। मैं भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहन दी है, जिसके लिए वह सासू जी को भी समझा रही थी कि यदि यही काम हम अस्पताल से करवाते हैं तो भी किसी को पता चल सकता है। यहाँ तो कोख मैं खुद अपनी बहन को दे रही हूँ, ऊपर से खर्च भी तो बच जाएगा, तो गलत क्या है। हम सभी की बेमन से रजामंदी हो चुकी थी, लेकिन वह मेरे पति के बच्चे की माँ नहीं बन पा रही थी। मेरी शादी के अब 8 साल बाद तक भी मैं वही काढ़ा पी रही थी। मेरी बड़ी बहन खुद के पति की गैर मौजूदगी में मेरे पति के साथ बिस्तर पर होती। मैं और सासू जी इस आशा से कि मैं शायद अब बच्चा ठहर जाए,
जिसकी भनक खुद मेरे पति को भी नहीं थी, क्योंकि रात को उस दूध में नशा रहता और पति में बेहोशी छाई रहती। दोनों बेटों को भी अब तक पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हो रहा था। मैं खुद भी बेवकूफ़ जो बनी हुई थी, वह माँ जो अपने बेटे के हित के लिए अनजाने में ही गुनाह किए जा रही थी। एक दिन मेरी बहन जब मेरी लिए काढ़ा बना रही थी तो उनसे ऐसे ही कह दिया कि बहुत कड़वा है, मैं इसे अब नहीं पीऊँगी। दीदी इस काढ़े को खुद पीती हुई बोली, देखो इसे मैं भी तो रोज़ पीती हूँ, तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो? अच्छा ठीक है, मैंने कहा। नहीं नहीं दीदी, माँ के बाद आप ही तो मेरी सब कुछ हैं, जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। यदि आप नहीं होती तो शायद मेरे पति की भी अब तक दूसरी शादी हो जाती। हम दोनों को रसोई में अकेला देख सासू जी भी दबे पांव आई और धीरे से दीदी को बोली, सुनीता तुम माँ क्यों नहीं बन पा रही हो? यह सब बंद करना पड़ेगा। लंबे समय तक यह सब नहीं चल सकता। कब तक मैं अपने बेटे को ऐसी नशीली दवाइयाँ पिलाती रहूँगी? उसका कुछ भी गलत असर पड़ सकता है। इस बच्चे के चक्कर में मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। दीदी बोली, माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ? शायद आपका छोटा बेटा ही बाप नहीं बन सकता। अगर बन सकता तो अब तक कुछ तो अच्छी खबर मिल ही जाती। मैंने अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन थोड़े ही करवाया है। मैं आपके सामने ही तो हूँ। मुझे प्रयास करते रहने दीजिए, जल्दी ही आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। आपने अपने बेटे की शादी करवाई तो वह भी तो छोड़कर जा सकती है। कम से कम मेरी बहन आपके बेटे के पास तो है। मेरी सास भी अपने बेटे में कमी मान नज़रें झुकाए हुए बेबस सी रसोई से चली गई। दीदी मुझे बोली, सुनो विनीता, अब यह काढ़ा बनाने की जिम्मेदारी तुम खुद ही लो। आओ मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, लेकिन याद रहे यह एक राज है, इसीलिए किसी को पता चलना नहीं चाहिए। देखो यह नीम की पत्तियाँ, अशोक की छाल, अनार की छाल और कुछ और सामान है। इन सभी का बस काढ़ा सुबह और शाम पीना है। एक दिन अचानक खबर आई कि हमारे पिताजी का देहांत हो चुका था। लगभग 12-15 दिन हम दोनों बहनें पीहर में ही शोक मनाने के लिए गई थीं। पिता के जाने से सभी दुखी थे, इसी कारण काढ़ा पीने का ख्याल ध्यान में ही नहीं रहा। पर जब ध्यान आया तो काढ़ा बनाने के लिए सारी सामग्रियां इकट्ठी करने लगी। जब मैं एकांत में मौका देख काढ़ा बना उसे पी रही थी, तभी बुआ जी ने मुझसे पूछा कि यह क्या पी रही हो? मैं हड़बड़ाकर उन टहनियों और बची छालों को हटाने लगी। वह भी कुछ समझ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने फिर कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है? किसने तुम्हें ये उल्टी पट्टी पढ़ाई है? क्या तुम खुद ही माँ नहीं बनना चाहती हो? तुम्हारी सूरी कोख देख मुझे तुम पर दया आती थी, पर तुम तो खुद ही ऐसी हो। इधर तुम्हारी माँ तुम्हारे माँ नहीं बनने के कारण बेचारी दुखी रहती है। अब उसे कैसे बताऊं कि सारी करतूतें तो खुद तुम्हारी बेटी की है। मैंने कहा, ये सब माँ और दीदी ने ही लेने को कहा था। मेरी बात सुन बुआ जी आश्चर्य में पड़ गई और बोली, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेने को कहा? यदि वह तुम्हारी सौतेली माँ भी होती तो भी तुम्हें लेने को नहीं कहती। और तुम्हारी बहन, वह तो सगी बहन है, खुद एक माँ भी है। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा रत्ती भर भी नहीं। ऐसे कहकर वह मुझ पर गुस्सा करके और नफ़रत भरी नज़र से देख चली गई। घर में शोक का माहौल तो वैसे ही था। 12 दिन जैसे तैसे निकले। उसके बाद बुआ जी ने माँ, दीदी और मुझे बुलाया। माँ को जब सब कुछ बताया तो दीदी के चेहरे पर घबराहट थी। बुआ जी ने माँ से कहा, यह काढ़ा उस समय प्रयोग में किया जाता था जब गर्भ निरोधक दवाइयाँ नहीं होती थी, पर विनीता को लेने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? यह बात तुम्हें बच्चों को बताने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? तब माँ ने कहा, सरिता ने मुझे एक दिन पूछा था कि पुराने समय में गर्भ निरोध की कौन सी औषधि थी, तो बस मैंने ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिया, पर इसका प्रयोग यह अपनी सगी बहन पर कर रही थी। हे भगवान! जब माँ और बुआ जी ने गुस्से से सरिता दीदी से पूछा तो उसने अपना सारा राज उगलना शुरू किया। वह कहने लगी कि वह नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को मिलने वाला प्यार बढ़ जाए। उसे उसी के देवर का गठीला बदन देख उसके मन में प्रेम जग गया।
उसके साथ सोने का मन करता था, सास को बेवकूफ़ बनाकर और उसी की ही रजामंदी भी ले ली। वह खुद भी इस काढ़े का सेवन करती थी, अपने देवर के साथ संबंध बनाने से पहले और बाद में, क्योंकि मैं तब भी डर गई थी कि यदि लड़का हो गया तो उसकी बेटियों का हक भी छीन जाएगा। बुआ जी बोली, ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि एक सगी बहन, छी छी छी। विनीता, अब अपनी बहन की करतूतों को अपने ससुराल में मत बताना, वरना इसके चक्कर में इसकी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। यह सच बाहर आया तो तुम सबकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को हमेशा के लिए यहीं ख़त्म करो। मैंने दीदी से कहा, उस पराए घर में सिर्फ तुम मेरी अपनी थी, जिस पर आंख बंद करके मैंने भरोसा किया, पर तुम तो किसी की सगी नहीं रही। जीवन में मुझसे कभी भी बात मत करना। वह माँ के पैरों में गिरकर अपने किए की माफ़ी मांगती रही। एक माँ भी कब तक अपने बच्चों से नाराज़ होती। उनकी दोनों छोटी बच्चियों को देख उसे हमने माफ़ तो कर दिया था, पर विश्वास वह हमेशा के लिए खो चुकी थी। माँ ने जब मेरा हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो डॉक्टर की बात सुन हम सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरा कई बार गर्भपात हो चुका था, जिसकी ज़िम्मेदार भी मेरी बहन ही थी। जब भी मैं पीरियड से नहीं होती थी तो दीदी मेरे लिए एक चाय लाती थी, जिसका 2-4 बार सेवन करने से मेरा गर्भपात हो जाता था। ससुराल जाने के बाद मैंने अपनी बहन से दूरी बना ली। साल भर बाद ही मुझे जुड़वा बेटे हुए, पर अपनी बहन के इरादों को भांप मैं अपने बेटे को उनसे हमेशा अलग ही रखती। मेरी सास और पति मुझसे बहुत खुश थे। यह राज हम तीनों के बीच बरकरार था, क्योंकि एक घिनौना काम हम तीनों से ही हुआ था, जिसको बताने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। मैं आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पति का शारीरिक शोषण कराने में खुद मेरा हाथ था। आज भी हम साथ ही थे, लेकिन हमारे दिल बहुत दूर हो चुके थे, जिसकी कभी भी करीब आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज की कहानी यहीं तक। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।